हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग का सेकंड लेक्चर कंप्लीट किए थे, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, है ना। और हमने देखा था कि बैंक की शुरुआत कैसे हुई। आज हम उसी कमर्शियल बैंक की देखेंगे कि भैया कमर्शियल बैंक काम कैसे करती है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, है ना। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं, कहाँ क्लास में चलते हैं। आइए जी, ये देखिएगा। उससे पहले आप क्या करें, आप ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पे आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस आप इस बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। और अगर कोई दिक्कत है तो भाई आप व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, तो आगे इसको शेयर करना भी ना भूलें। चलिए करें लेक्चर नंबर 3, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और हम करने क्या जा रहे हैं, कमर्शियल बैंक। तो आइए देखिए जी, कमर्शियल बैंक कैसे काम करती है ना। कमर्शियल बैंक कितने तरीके का है, क्या है, वो हम पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे भी, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली कमर्शियल बैंक काम कैसे करती है, आइए उसकी पहले हम चर्चा करते हैं, फिर चलेंगे कहां, कमर्शियल बैंक के टाइप पर। आइए ये देखिएगा क्या है कि कमर्शियल बैंक कैसे काम करती है ना। थोड़ा सा छुप गया, कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान रखेंगे कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। ये देखिए यहां पे है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक ये हो गया, ये इसके लिए है और ये इसके लिए। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि सर बैंक तो होता है, बिल्कुल होता है बैंक, है ना। कौन सा बैंक है सर, कमर्शियल बैंक है। और एक अपने कमर्शियल बैंक का दादाजी है, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो बात पता है आपको। जी सर बिल्कुल पता है। तो अब मुझे बताइए कि भैया बैंक काम कैसे करती है, आरबीआई का क्या रोल है और बैंक नॉर्मली काम कैसे करती है। नहीं, आइए पहले हम उसको समझते हैं। तो जब कमर्शियल की बैंक की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हम उसमें क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, है ना। और पैसा बैंक से मिलता भी है लोन के तौर पर, और बहुत सारे फंक्शन है जी। तो अब मुझे बताइए, पहला सवाल आपको होना चाहिए ना कि भैया बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, एक मिनट, हाँ, कमर्शियल बैंक जो है उसके पास पैसा आता कहां से है। और दूसरा, अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा आता भी है तो वो करती क्या है, पैसे का क्या करती है, सवाल होना चाहिए जी सर। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या करती है। कमर्शियल बैंक कहने का मतलब वो बैंक जो आपका मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करती है, पैसा लेती है और पैसा देती भी है। बस इतना सिंपल अभी समझिए, है ना। जैसे एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, और भी बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले मैं समझाता हूँ प्रोसेस क्या है। तो कमर्शियल बैंक का सबसे पहला काम क्या है कि भैया वो पैसा लेती है, किससे, पब्लिक से। किससे पैसा लेती है, पब्लिक से। किस फॉर्म में, एनडीटीएल के फॉर्म में। क्या होता है एनडीटीएल, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। अब देखिए नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी क्या होता है, ये बेसिकली समझ लीजिए। देखिए बेसिकली बैंक चार, वैसे तो बहुत सारे अकाउंट्स पे परफॉर्म करती है, लेकिन चार अकाउंट्स पे ज्यादा वो परफॉर्म करती है। कौन सा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये चार तरीके के अकाउंट्स के वो काम करती है। तो जब कासा की बात करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की, तो इसको कहा जाता है ये डिमांड लायबिलिटी। और जब हम फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं तो उसको कहते हैं टर्म लायबिलिटी। तो इसीलिए कहा जाता है नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। तो टर्म लायबिलिटी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो किसी टर्म के लिए होता है, यानी कि फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। और जो डिमांड लायबिलिटी यूज करते हैं वो उसमें कोई नहीं है, उसमें करंट, अपना सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट जो है चलते रहता है, जब भी चाहो पैसा निकाल लो, जब भी चाहो डिपॉजिट कर सकते हो। चलो, तो ये हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करती है कमर्शियल बैंक, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती है। और दूसरा काम क्या है फिर इसका, भैया कमर्शियल बैंक को पैसा कहां से मिलता है, दूसरा जो है आरबीआई इसको पैसा देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि जब इसको पैसा की जरूरत पड़ती है तो उसके बिहाफ में उसको पैसा देती है, और उसी के बिहाफ में उसे चार्ज करती है रेट, उसको बैंक रेट, रेपो रेट भी कहते हैं। हम लोग सब आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए उसके बाद फिर क्या है, कमर्शियल बैंक तीसरा काम क्या करती है, अगर भैया कमर्शियल बैंक को फिर भी पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो अपने जो साथी बैंक है,
कमर्शियल बैंक में एक बैंक थोड़ी, अब एसबीआई को जरूरत पड़ गया पीएनबी से, बैंक ऑफ इंडिया से, किसी और बैंक से, तो वो उससे पैसा ले लेगी। और किस तरह से, उसी को तो बोलते हैं कॉल मनी, जो एक दिन के लिए से लेकर 14 दिन तक के लिए पैसा हम लोग वापस मतलब लेते, एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है, उसको कॉल मनी या कॉल रेट कहते हैं, और उसी तरह से बैंक पैसा ले लेगी। तो तीन काम कमर्शियल बैंक, कोई भी एक बैंक दूसरे बैंक से कैसे लेती है, पहला काम पब्लिक से एनडीटीएल के फॉर्म में पैसा ले लेती है, दूसरा काम आरबीआई उसको पैसा देती है, यानी आरबीआई से वो पैसा ले लेता है, और तीसरा जो है अदर बैंक से वो पैसा ले लेता है। सर अब पैसा तो बहुत ले लिया बैंक, अब बैंक करेगी क्या, है ना, सवाल होना चाहिए बैंक करेगी क्या पैसा का। तो सबसे पहला काम जो करती है बैंक, वो रिजर्व रख लेती है ना। रिजर्व कैसे रखेगी सर, पैसा मेरा वो रिजर्व रखेगी। देखिए आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि भैया आपको कुछ पैसे, यानी कि जितना डिपॉजिट किया बैंक में उतना सारा का सारा आपको फिर से रीलोन नहीं कर देना है, आपको कुछ पैसा अपने पास रखना है और कुछ पैसा आरबीआई को देना है। इट मींस मान लेते हैं 10,000 रुपए अगर कोई मैं ही जाकर डिपॉजिट कर देता हूं बैंक में, तो वो पैसा क्या करेगी, वो कुछ परसेंटेज अपने पास रखेगी कैश के फॉर्म में और कुछ परसेंटेज आरबीआई को देगी। तो जो परसेंटेज आरबीआई को दिया जाता है उसे ही सीआरआर कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, और जो परसेंटेज बैंक खुद अपने पास रखती है उसको एसएलआर कहते हैं। तो पहला काम बैंक क्या करेगी पैसा का, जब उसके पास पैसा आएगा तो सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में रिजर्व रख लेगी। तो जब सीआरआर लेगी तो आरबीआई के पास जाके देगी, और एसएलआर रहेगा तो खुद के पास पैसा रखेगी। दूसरा काम जो है वो है लेंडिंग देना पब्लिक को उधार मतलब लोन पे पैसा देना, ये काम किसका है, बैंक का। तो पब्लिक अब लोन तो देगी, किसको देगी पहले भाई, तो पहला जो है प्रायोरिटी सेक्टर को देगी। प्रायोरिटी सेक्टर कौन, वो सेक्टर को बोला गया है, ये मेंशन है आपका, प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर बोला गया है जिस जैसे कि फार्मर्स हो गए और भी बहुत सारे सेक्टर्स हो गए जिसको लोन देना कंपलसरी बताया गया, उसके बाद ही आप देन दे सकते हैं अदर सेक्टर्स में लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर जो सबसे पहले लोन देने के लिए कहा गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। चलिए, और तीसरा फिर बैंक करती है इन्वेस्टमेंट कौन कौन सा, एक है एचटीएम होल्ड टिल मैच्योरिटी, एक है एएफएस यानी कि आपका अवेलेबल फॉर सेल, और तीसरा है एचएफटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ये तीन है। अब इन तीनों का मतलब क्या बाद में देखते हैं, पहले आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात समझिएगा, कमर्शियल बैंक का मैंने एग्जांपल एसबीआई का लिया है। तो एसबीआई क्या करेगी, अब पहला काम वो बैंक मतलब कि जो कस्टमर है उससे पब्लिक से पैसा लेगी 4 फॉर्म में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट यानी कि एनडीटीएल नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी के फॉर्म में। और क्या करेगी, दूसरा पैसा कहां से लेगी, आरबीआई से लेगी, और तीसरा और जरूरत पड़ गया तो अपने अदर बैंकों से ले लेगी। ये तो पैसा ले लिया। अब पैसा को क्या करेगी, पैसा को भैया पहले तो रिजर्व रखेगी सीआरआर और एसआरएलआर के फॉर्म में, दूसरा लेंडिंग देगी किसको, प्रायोरिटी सेक्टर को या उसके बाद अदर सेक्टर को, और तीसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट का काम करेगी, कौन सा, एसटीएम, एएफएस और एचएफटी। देखो एसटीएम बोलते हैं होल्ड टिल मैच्योरिटी, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको बैंक मैच्योरिटी तक होल्ड करके रख सकता है और देन सेल कर देता है उसको बोलते हैं होल्ड टिल मैच्योरिटी। एएफएस मतलब अवेलेबल फॉर सेल, जब चाहे तब उसको बैंक क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बैंक ऐसे काम करता है। तो ये सारा काम क्या हुआ, बैंक का प्रोसेस हो गया। बात समझ में आया जी। तो बैंक ऐसे ही बेसिकली काम करता है। अब चलिए चलते हैं कहां, टाइप्स ऑफ बैंक्स में। आइए देखिए क्या बोलता है, कह रहा है अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिविंग लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो यही बात मैंने भी बताया कि बैंक क्या काम करती है, पैसा को एक्सेप्ट करती है जनरल पब्लिक से और लोन देती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है, किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बात समझ में आ रहा है जी सर। कह रहा है इनफैक्ट कमर्शियल बैंक एज देयर नेम सजेस्ट acts profit seeking institutions, they do bank business to earn profit। बेसिकली कमर्शियल बैंक का बिजनेस करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है ना। चलिए फिर क्या कह रहा है, कमर्शियल बैंक कैन शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड and are regulated under the Banking Regulation Act 1949। देखिए जी, कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना वो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड भी होते हैं, ठीक है। वो हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वैसे हम बता रहा हूँ। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होता है जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है ना, और आरबीआई के शेड्यूल 2 में जो मेंशन नहीं है वो अनशेड्यूल्ड बैंक हो गया। सिंपल कह रहा है these banks accept deposit and grant loans to the general public, businesses and even the government। तीनों को लोन देता है, बिजनेसमैन को भी, जनरल पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी, तीनों को लोन देने का काम करता है और उसे एक्सेप्ट भी करता है। कह रहा है कमर्शियल बैंक ऑफ कमर्शियल टाइप्स बैंकिंग सिस्टम आर, कौन कौन से बैंक है, एक तो है पब्लिक सेक्टर बैंक सॉरी
पब्लिक सेक्टर बैंक आप गवर्नमेंट बैंक को कह सकते हैं। जो नेशनलाइज्ड बैंक है ना, वो जैसे अभी कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं सर, 12 बैंक है। अगर आपको अपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, तो 12 नेशनलाइज्ड बैंक अभी हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में। ये ठीक है, कह रहा है मोर देन 75% ऑफ द टोटल बैंकिंग बिजनेस इंडिया कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। आप देखो जो भी इंडिया के बिजनेस सेक्टर वाले काम है ना, वो कहाँ होता है सर, वो सारा का सारा पब्लिक सेक्टर बैंक में 75% ऑलमोस्ट होता है। एंड ऑल्सो नॉन एज नेशनलाइज्ड बैंक, किसको बोलते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं। But the Indian government and RBI are the major stakeholders in this sector। तो भैया जो इंडियन गवर्नमेंट है और आरबीआई है वही इनका मेजर स्टेक होल्डर्स कौन है, नेशनलाइज्ड बैंक के। फिर है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक जिसका मेजॉरिटी ऑफ शेयर 51% से ज्यादा मिल जाए, है ना, प्राइवेट हो। तो कह रहा है मोस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, नॉट आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हाथ अगर रहता तो भैया वो तो गवर्नमेंट बैंक हो जाता ना, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक हो जाता। लेकिन अगर इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, यानी कि अगर 51% प्राइवेट सेक्टर का हाथ है तो प्राइवेट बैंक हो गया। कह रहा है फॉरेन बैंक क्या होगा भैया, फॉरेन बैंक वो बैंक जो खुला तो कहाँ है, विदेशों में, लेकिन इंडिया में ब्रांच खोल के रखा है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बैंक्स। कह रहा है फॉरेन बैंक्स हैव देयर हेडक्वार्टर्स in a foreign country but operate as a private entity in India. They abide a regulation for their home country and country in which they operate। उसके बाद है रीजनल रूरल बैंक, गांव का बैंक कह सकते हैं ना, जिसमें हम बहुत सस्ते में लोन मिल जाते हैं किसानों के लिए, ये सारा चीज हो जाता है। देखो कह रहा these scheduled commercial banks serve the economically weaker section, जो इकोनॉमिकली वीक है उसके लिए ये बैंक है, such as marginal farmers, agricultural developers and small businesses के लिए ये बैंक काम करता है। ऑपरेट एट रीजनल लेवल्स, आरआरबी ऑफर बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक डेबिट कार्ड, बैंक लॉकर्स, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक की तरह ही देता है। उसके बाद एक कोऑपरेटिव बैंक, जो कुछ लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं, ऐसा है। कोऑपरेटिव बैंक रेफर्स टू अ स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन started by a group of individuals to address the capital needs on the specific community। तो भैया के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा शुरू किया गया, किसके लिए, एक जिसको कैपिटल की जरूरत है स्पेसिफिक कम्युनिटी में, उसके लिए। such financial institutions are owned and controlled by their members and the board members are democratically selected to oversee the operations। ये बात समझ में आ गई जी सर। अब आ जाइए फंक्शंस में कि जो काम क्या है बैंकिंग। देखो स्पेशली ये ना नेट में मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कह रहा था टू मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक आर बोरिंग एंड लेंडिंग। दो फीचर है, उधार मतलब पैसा लेना और उधार देना, जिसको कह सकते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी टू द प्रोजेक्ट टू अर्न इंटरेस्ट। भैया प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक लोन देती है, सिंपल सी बात है। कह रहा है इन शॉर्ट बैंक बोरो टू लेंड, बैंक उधार ही लेता है, किसके लिए, उधार देने के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर बाय द बैंक टू डिपॉजिटर्स इज कॉल्ड बोरोइंग रेट व्हाइल द रेट एट विच बैंक्स लेंड आउट इज कॉल्ड लेंडिंग रेट। तो भैया जिस रेट पर वो लेता है आपका क्या, बोरोइंग रेट, और जिस रेट पर उधार देता है यानी कि लोन देता है उसको लेंडिंग रेट। सिंपल, इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए क्या रहा है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, एक तो प्राइमरी फंक्शंस है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शंस है। आइए पहले प्राइमरी फंक्शंस की बात करते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, है ना। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना मतलब जो पैसा है वो डिपॉजिट है और वही एक्सेप्ट कर लेता है अलग अलग फॉर्म में, 4 तरह के अकाउंट के साथ। आइए देखते हैं। क्या डिपॉजिट कंस्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ बैंक्स, हेंस द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बात समझ में आई जी सर। This function is important because bank mainly depend on the funds deposited within them by public and the bank collects money from those who have surplus to lend those require loans। ये बात बिल्कुल सही है, वही तो काम है यार, बैंक का पैसा लेना और उधार पे पैसा देना, लोन दे देना। चलो जो पहला डिपॉजिट अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। देखो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में मैंने बोला था, इसको टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, है ना। आइए देखिए कैश इज डिपॉजिटेड इन दिस अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। यहाँ जो कैश जमा किया जाता है फिक्स, नाम ही है फिक्स डिपॉजिट, कि भैया एक बार लिए 5 साल के जमा कर दिए पैसा, 5 साल तक मेरा इंटरेस्ट आता रहा, बात खत्म, सिंपल। कह रहा डिपॉजिटर्स कैन विथड्रॉ मनी ओनली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फिर फॉर विच डिपॉजिट हैज बीन मेड। ये बात बिल्कुल सही है कि आज अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर दिए 5 साल के, तो 5 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। On such deposit the bank pay higher rate of interest depending on the length of the time period and amount of deposit। ये बात बिल्कुल सही है कि एफडी पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सो फिक्स्ड डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट ऑफ
टाइम डिपॉजिट। ठीक है, चलो ये तो बिल्कुल सीधा है। अब दूसरा है करंट डिपॉजिट, इसको करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं ना, करंट अकाउंट बोलते हैं। कह रहा है इन दिस अकाउंट अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ हिज फंड्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मैनी होना चाहिए, मैनी नंबर ऑफ टाइम्स लाइक बिजनेसमैन डिपॉजिट देयर फंड्स एंड इन दिस अकाउंट। तो बिजनेसमैन के लिए जो अकाउंट खोला जाता है ना, वो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि भैया ये बिजनेसमैन रोज ट्रांजैक्शंस करते हैं हर दिन, है ना, तो इसके लिए ये अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बैक ऑफ करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है ना। लोग क्या करते हैं, पैसे जो कमाने वाले हैं, है ना, मतलब जॉब करने वाले, वो इसमें पैसे सेव करते हैं। दिस अकाउंट इज मीन फॉर स्मॉल, देयर इज अ लिमिट ऑन टोटल वीकली विड्रॉल। ठीक है, ये तो बात भाई पता है। और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आपका फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है, जिसमें 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना पे आपका क्या होता है, ऐसा आप पैसे जमा करते हैं। और बोरा द अमाउंट कैन नॉट बी विथड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी आइदर बोरा पीरियड एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अगर कोई अपवाद वाला चीज नहीं है तो उसको छोड़कर भी भैया आप क्या कर सकते हैं, 12-24 जितना दिन का पीरियड है उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। चलिए, दूसरा काम है एडवांसिंग लोन, लोन को एडवांस करने का, है ना। बात सर, लोन एडवांस मतलब लोन देना, सिंपल। Another primary function of the commercial bank is to advance loans. A certain part of cash received by the bank as a deposit is kept in the reserve and the remaining given to loan. ये बात बिल्कुल सही है। अभी तो मैंने बताया ना आपको, बैंक क्या करती है, बैंक जितना पैसा डिपॉजिट उसके पास आया उसके बाद वो लीगल रिजर्व रेशियो के फॉर्म में, यानी कि एसएलआर और सीआरआर के फॉर्म में अपने पास और रिजर्व बैंक के पास थोड़ा थोड़ा पैसा कैश के फॉर्म में रख देती है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो डिपॉजिट करती है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। कह रहा है बैंक एडवांस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन, कौन कौन सा टाइप का लोन देता है, कॉल मनी। कॉल मनी मतलब 1 से 14 दिन के लिए लोन दे रहा है। तो कह रहा है देखो, इट इज मनी लेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, जनरली फ्रॉम 1 to 14 डेज। तो 1 से 14 दिन के लिए अगर बैंक कोई लोन देता है तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक ऐसा फैसिलिटी है कि बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि जितना, मान लो कि 30,000 रुपए ओवरड्राफ्ट है, तो भैया 30,000 रुपए आपके अकाउंट में 0 रुपीज भी है ना, फिर भी आप 30,000 रुपए तक पैसे निकाल सकते हो। दैट फैसिलिटी इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। देखो, ओवरड्राफ्ट मींस अलाउइंग द बोरोवर टू ओवर ड्रीव हिज करंट बैलेंस, द ड्रॉयर हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन एन एक्स्ट्रा अमाउंट विथड्रॉन एंड द अमाउंट हैज टू बी रीपेड ऑन दिस विद इन शॉर्ट पीरियड। बहुत मतलब जैसे मान लो ये क्या है ना, बड़ा इजी चीज है। जैसे मान लो कि 30,000 का ओवरड्राफ्ट है आपका, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से पैसा निकाल लोगे। मान लो 30,000 रुपए का तक आपको दिया है तो 30,000 रुपए आप निकाल लोगे और जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप उसको फिर डिपॉजिट कर दोगे। फिर तीसरा है कैश क्रेडिट। इट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवांसिंग लोन, कैश क्रेडिट, है ना, कैश में उधार देना। अंडर दिस सिस्टम द बैंक एडवांसेस लोन टू द कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स, रिसीवेबल्स और फिक्स्ड एसेट्स बाय हाइपोथेटिकेटिंग देम फेवर ऑफ ए बैंकर। तो ये तो कैश क्रेडिट देना सिंपल सा चीज है। बिल को डिस्काउंट कर देना, बिल ऑफ एक्सचेंज लेके चले गए तो डिस्काउंट कर दिया, उसको बोलते हैं। फिर क्या है, क्रेडिट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी लोन देना, उधार देना वाला बात आ जाता है। और तीसरा जो है वो है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का क्रिएशन कैसे होता है? अब सर ये तो सवाल है, क्रिएशन कैसे करते हैं क्रेडिट का, भैया क्या है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट? आइए इसके लिए एक समझते हैं, एक नोट्स के थ्रू समझिएगा। चलिए हाँ, क्या है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, आइए समझते हैं। कह रहा सपोज कीजिए कि एक कस्टमर है ना, अभी मैंने बताया कि बैंक में पैसा जमा किया जाता है जी। तो सपोज एक कस्टमर है जो क्या करता है, जो बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करता है। कितना डिपॉजिट करता है जी? 10,000। और अब बैंक क्या करेगा, अब उस पैसा का बैंक क्या करेगा, तो सर इस पैसा का जो है बैंक पूरी लोन दे देगा। ऐसा है क्या? अभी मैंने क्या बोला था कि नहीं, आरबीआई उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि कभी भी पूरा लोन नहीं देना है ना। तो कितना देना है भैया, सीआरआर और एसएलआर को छोड़कर, यानी लीगल रिजर्व रेशियो को छोड़कर। तो वही कह रहा है कि बैंक लोन दे देगी क्या किसी को? बिल्कुल दे देगी। तो अब क्या पूछा गया, बोला क्या बैंक पूरा लोन दे देगी? अगर नहीं तो कौन करेगा, कितना पैसा देना है? तो उसके लिए तो मैंने पहले ही बता रखा कि आरबीआई कहती है कि किसी भी कस्टमर का डिपॉजिट अगर आता है तो उसका कुछ परसेंट आपको कैश के फॉर्म में अपने पास रखना होता है, और कुछ फॉर्म आरबीआई के पास, जैसे क्या लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, और यही लीगल रिजर्व रेशियो सीआरआर और एसएलआर कहलाता है। एसएलआर अपने पास रखा बैंक ने और सीआरआर दे दिया किसको? बैंक को, आरबीआई को। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, समझते हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है।
देखिए एक इंसान था जिसने 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा कि लीगल रिजर्व रेशियो, मैं दोनों को लेकर चल रहा हूं, सीआरआर और एसएलआर दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है मैंने, तो यहां मान लेते हैं कि 20% है, ठीक है। यानी कि 10,000 रुपया का डिपॉजिट किया है बैंक में ए ने, तो फिर क्या हुआ, 2,000 रुपया का वो लेके चला कि भैया 2,000 रुपया हम लोन नहीं दे सकते हैं, 8,000 रुपया बैंक के पास बचा हुआ है, ये 8,000 रुपया क्या करेगा, बी को लोन दे दिया। अब बी को जब 8,000 रुपया लोन दे दिया तो बी कहां आएगा, फिर बी 8,000 रुपया लोन दे दिया, बी 8,000 का कुछ ट्रांजेक्शन करेगा, फिर वो कहां आएगा, बैंक में ही आएगा। ऐसा मानते हैं कि बैंक में फिर से आ गया, तो जब बैंक में फिर से आ गया बी के पास, तो 8,000 रुपया आया और 8,000 रुपया का फिर बैंक ने क्या किया, फिर 20% रख लिया लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि 1,600। फिर यहां फिर बैंक के पास मतलब रिमेनिंग कितना पैसा बच गया, 6,400 रुपया। अब फिर 6,400 रुपया सी को लोन दे दिया, किसने, बैंक ने। अब सोचो सी को लोन दे दिया बैंक ने, अब सॉरी हाँ ठीक तो बोल रहा हूं कि सी को लोन दे दिया बैंक ने। अब बैंक क्या करेगा, है ना, बैंक क्या सॉरी कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर को पैसा मिल गया 6,400 रुपया, तो कस्टमर भैया कहीं ना कहीं पैसा देगा ना, और कहीं ना कहीं पैसा देगा तो फिर वो कहां जमा होगा, बैंक में जमा होगा। तो यानी कि फिर तीसरा बार फिर क्या हुआ कि 6,400 रुपया लोन दिया, फिर आ गया बैंक में फिर 6,400 रुपया क्या सोचा कि 6,400 रुपया मेरे पास है ही, चलो 20% फिर से क्या करते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो को माइनस करके और 5,120 रुपया फिर से हम दे देते हैं। अब सोचो बैंक के पास कितना पैसा जमा हुआ है, सिर्फ ए ने डिपॉजिट किया है कितना, 10,000 रुपया, और बाकी फिर यही पैसा घूम घूम के देखो डीईई तक लोन चल गया। मतलब इतना सारा पैसा सिर्फ अजम्पशन बेस्ड है ना, पैसा तो रियली कितना जमा हुआ 10,000, लेकिन देखो बैंक ने उसको क्या किया, क्रिएशन किया, किसका, क्रेडिट का। और ये तब तक करता रहेगा जब तक एलआरआर का ये जो परसेंट यहां देख रहे हो, ये जो टोटल अमाउंट जुड़ के 10,000 रुपए तक ना हो जाए, मतलब इक्वल ना कर ले वो, समझ रहे हो, इस तरह से काम करती हो। और ये कह रहा है कि ये जब तक ना आ जाएगा ये वाला, तब तक बैंक इसको करती रहेगी। तो ऐसे ही होता है क्रेडिट का क्रिएशन कि ए ने डिपॉजिट किया 10,000 और बैंक ने इतना काम करते हुए इतना पैसा जनरेट करके दिखा दिया। ठीक है, बात समझ में आई जी सर, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए ये होता है क्रेडिट क्रिएशन। अब चले नेक्स्ट फॉर चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स। चेक का सिस्टम है, चेक भी मिलता है। चेक एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कस्टमर टू मेक पेमेंट्स। बिल्कुल बात सही है, चेक तो मिलता ही हम लोग को है पेमेंट करने के लिए, है ना जी सर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या, उसके बाद क्या, सेकेंडरी फंक्शंस पे आते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शंस में पहला है एजेंसी फंक्शंस, कि एजेंसी वाला काम क्या करता है, ठीक है। देखिएगा, कह रहा था बैंक एक्ट एज एजेंट ऑफ इट्स कस्टमर एंड गेट्स कमीशन परफॉर्मिंग एजेंसी फंक्शंस एज अंडर। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, बैंक तो एजेंट की तरह ही काम करता है और परफॉर्म करता है एजेंसी फंक्शन, और उसके बेस पर कमीशन उसको मिलता है। ट्रांसफर ऑफ फंड, अगर जैसो बात समझिए, अगर बैंक को हम देखो फंड ट्रांसफर करेगा ना, जैसे मैं बैंक में गया, मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, और मैं बैंक क्या कर रहा हूँ, बैंक में पैसा डालते रहा हूँ, ठीक है, बैंक में पैसा डाल दे रहा हूं, और वो क्या कर रहा है, जिससे मैंने लोन लिया था उसको वो ट्रांसफर कर दे रहा है पैसा। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ फंड हुआ ना। बात समझ में आया कि नहीं, गाड़ी आप लेते हो तो गाड़ी डालते पैसा बैंक में जाता है किसके पास है, जिससे लोन लिए हैं उसके पास, तो ये भी काम करती है और इसके बदले में कमीशन लेती है, सिंपल सी बात है। वही कह रहा है, प्रोवाइड फैसिलिटी टू चीप एंड इजी रेमिटेंस ऑफ फंड्स प्लेस टू प्लेस थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। कलेक्शन ऑफ फंड कलेक्ट भी करके ला देती है ना, क्यों, उसके लिए फंड कलेक्ट ही तो कर रही है जिसने आपको लोन दिया। फॉर एग्जांपल मान लो टाटा लाइफ इंश्योरेंस या टाटा इंश्योरेंस से आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं गाड़ी वाला इंश्योरेंस वाला है ना, तो टाटा इंश्योरेंस से क्या किया, यार मैं इंश्योरेंस क्यों बोल रहा हूँ, लोन है ना, एचडीएफसी लोन से आपने लोन लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस बोल रहा हूँ सॉरी, तो एचडीएफसी लोन से आपने लोन लिया, लोन ले तो लिया, ठीक है, आपको गाड़ी मिल गई, तो कलेक्ट कौन कर देगा, एचडीएफसी लोन वाला खुद नहीं आएगा, वो किसको बोलेगा, बैंक को बोलेगा, बैंक वाले को कि मेरा पैसा कलेक्ट करके ला दो, फिर बैंक कलेक्ट ला के दे देगी, सिंपल, तो उसके बदले में पैसा लेगा। पेमेंट तो वेरियस आइटम्स कर देता है ना, टैक्स का, इंश्योरेंस का, सब बैंक के थ्रू ही तो होता है। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज, ये भी काम करता है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, ये भी काम करता है। एक्ट एज ए ट्रस्टी, लेटर ऑफ रेफरेंस, सारा काम कौन करता है, बैंक करता है, और उसके बदले में चार्ज करता है, सिंपल। परफॉर्मिंग जनरल यूटिलिटीज, क्या क्या, ट्रेवलर्स टैक्स, लॉकर फैसिलिटी, ये सारा कौन देता है, बैंक देता है। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू करती है, पब्लिक प्राइवेट बॉडीज, ये सारा काम किसका है, बैंक का।
परचेज और सेल करना फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का, तो ये क्या बैंक ही का परफॉर्म करती है। तीसरा फंक्शन है डेवलपमेंट फंक्शंस। क्या होता है देखो, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, सेविंग को मोबिलाइज करती है। क्या कि बैंक कलेक्ट द आइडल सेविंग ऑफ पीपल एंड इन्वेस्ट सेम इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो भैया सिंपल सी बात है, बैंक के पास पैसा आया, मैंने हर महीने मान लो 10,000 मैं सेव कर रहा हूं, तो जाके जमा कर दिया बैंक में। बैंक क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा और उससे रिटर्न लेके आएगा। सिंपल सा बात है। बैंक हेल्प इन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री बाय मोबिलाइजेशन दी सेविंग्स। कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ द बैंक सर्विस, एक्सटेंशन ऑफ बैंक सर्विसेज इन रूरल एरिया। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये काम है डेवलपमेंट करने का कि भैया जहां बैंक नहीं है वहां वो बैंक डालने का काम करती है। क्या सही बात है गलत। प्रोवाइडिंग लोन्स टू वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उसको लोन देने का काम करती है। असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट, है ना, कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी वो असिस्टेंस देती है। और जो है मॉडर्न फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न फंक्शंस, वो क्या है वो देखिएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम कम डेबिट कार्ड्स बनाती है ना, इसका ये भी सर्विसेज देती है। क्रेडिट कार्ड भी आपको देती है ताकि आप काम कर सके। कह रहा है मेनी बैंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया अमंग देयर कस्टमर्स एंड क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक मनी विद एक्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। ये भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है, प्लास्टिक कार्ड की तरह होता है। और क्रेडिट कार्ड रिप्लेस कर दिया क्या, पेपर करेंसी को। मेल ट्रांसफर एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर, इसके तहत भी वो क्या करती है, सर्विसेज देती है। द कस्टमर ऑफ ए बैंक हैज एन ऑप्शन टू ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर थ्रू मेल ट्रांसफर और टेलीग्राफिक ट्रांसफर। इन मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर द टेक्निक कस्टमर रिक्वेस्ट द बैंक टू ट्रांसफर सम ऑफ द पार्ट ऑफ द बैलेंस इन दी पे अकाउंट केप्ट इन अ डिफरेंट प्लेस इन द सेम बैंक और ए नॉमिनल कमीशन। तो मेल ट्रांसफर के थ्रू या टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू अपना बैंक क्या करती है, फंड को भी ट्रांसफर करती है कि मेरा पैसा किसी और को भेजना है, भेज दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेली बैंकिंग का भी काम करती है ना, इंटरनेट बैंकिंग का भी काम करती है। ये सारा है। चलो उसके बाद मॉडर्न सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया, वैसे देख लो एक बार। सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशंस देती है, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट भी कर देती है, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग भी देख देता है, ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ई मनी इंडिया, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशंस, डिपॉजिटरी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये देखो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी करती है। ऑनलाइन बिल पेमेंट भी है ना, ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कस्टमर केयर फैसिलिटी, ऑनलाइन हिम रेमिटेंस, RTGS सर्विस, सब कुछ भैया बैंक करती है मिला जुला के। आपके लिए जो भी पैसे लेने से देने का जितना काम है वो बैंक सारी फैसिलिटीज आपको देती है। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने पूरा दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, मेनली यही काम होता है बैंक। समझ में आगे बात जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? नहीं सर। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।